कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। टाइप ऑफ फंक्शन डेफिनेशन। जो हमारी फंक्शन डेफिनेशन होती हैं उनके कितने टाइप होते हैं। दो तरह की फंक्शन डेफिनेशन होती है। पहली फंक्शन डेफिनेशन जो आज तक हम लोग देते आए हैं, डेफ कीवर्ड का यूज करके। जब भी मुझे कोई फंक्शन डिफाइन करना होता है, डेफ कीवर्ड का हम यूज करते हैं और डेफ कीवर्ड से अपने फंक्शन को डिफाइन करते हैं। किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने के लिए एक और कीवर्ड है पाइथन के अंदर, इसी का नाम है लैम्डा। लैम्डा कीवर्ड। तो आप लैम्डा कीवर्ड से भी क्या कर सकते हैं, किसी भी फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या होता है उसको देखो। जब आप किसी फंक्शन को डेफ कीवर्ड से डिफाइन करते हैं तो ऐसे फंक्शन को नेम्ड फंक्शन कहा जाता है। और जब आप किसी फंक्शन को लैम्डा कीवर्ड से डिफाइन करते हैं तो इसको एनोनिमस फंक्शन कहा जाता है। एनोनिमस और नेम्ड, इनका मीनिंग रियल लाइफ में अगर हम देखें, जो चीज एग्जिस्ट करती है और उसका एक नाम भी है जिसका यूज करते हुए हम उसे कभी भी यूज कर सकते हैं, उसे पुकार सकते हैं अगर किसी चीज का नाम है तो। दूसरी तरफ कोई चीज एग्जिस्ट करती है लेकिन उसने अपनी पहचान नहीं बताई। अगर कोई चीज एग्जिस्ट करती है और हम उसकी पहचान नहीं जानते हैं, उसका कोई नाम नहीं है, तो फिर आप उसे यूज कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी चीजें जो एग्जिस्ट होती हैं लेकिन उनकी आइडेंटिटी नहीं है, उनकी कोई पहचान नहीं है, ऐसी चीजों को हम एनोनिमस कहते हैं। ये रियल लाइफ का एक डिक्शनरी कॉन्सेप्ट है, इसका पाइथन से कोई मतलब नहीं है। एनोनिमस वर्ड को अगर डिफाइन करना हो तो एनोनिमस का मतलब है अनजान, जिसकी पहचान ना हो। मौजूद है लेकिन उसकी कोई पहचान नहीं है। ढेरों एग्जाम्पल एनोनिमस के आपको मिल जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, जब आप फेसबुक वगैरह चलाते हो तो बहुत सारे कोट्स लिखे मिल जाते हैं, है ना। तो उसमें नीचे लिखा होता है बाई दिस, और कुछ जगह लिखा होता है बाई एनोनिमस। किसी ने एक बात कही है, पता नहीं कौन था, बस कही है ये बात, बाई एनोनिमस। अगर आप अभी यहाँ पर क्लास में आए हैं तो किसी व्हीकल से आए होंगे, मान के चलते हैं किसी ऑटो से आए हैं, तो आपने ऑटो ड्राइवर का नाम नहीं पूछा। एग्जिस्ट करता था, पूरा सफर उसके साथ है हमारा, लेकिन हम उसको पहचानते नहीं है। हमारे लिए वो क्या हो गया उस सफर में, एनोनिमस। एग्जिस्ट करता है। हम अपनी कार से आए, रास्ते में फ्यूल पड़वाया, तो वो सेल्समैन जिसने फ्यूल डाला, हमने उससे उसका नाम नहीं पूछा, बट हम उसके साथ 5 मिनट तक इंटरेक्ट कर रहे थे। हमारे लिए वो 5 मिनट में कैसा रहा, एनोनिमस पर्सन था। ठीक है। तो अब अगर हम देखें तो एनोनिमस शब्द का मीनिंग समझ में आ गया कि एनोनिमस जो चीज मौजूद हो लेकिन उसकी पहचान हमें नहीं पता है, उसको हम अपने लिए एनोनिमस कहते हैं। अब अगर हम थोड़ा सा और सोचें, तो हम जिस ऑटो से आए थे अभी पढ़ने के लिए, तो हमने उस ऑटो के ड्राइवर से नाम क्यों नहीं पूछा कि आपका नाम क्या है। हमने अगर अपना फ्यूल पड़वाया पेट्रोल पंप से, तो हमने उस सेल्स पर्सन से उसका नाम क्यों नहीं पूछा। शायद एक वजह ये रही होगी कि हमें लगा होगा कि अगली बार पता नहीं ये मिलेगा नहीं मिलेगा ऑटो, पता नहीं अगली बार हम कल जब आएंगे तो किसके ऑटो में आएंगे, क्या करेंगे नाम पूछकर इसका। मैंने मतलब ब्रेन में एक चीज और डालो, शायद इसलिए हमने नहीं पूछा। उस सेल्स पर्सन से क्यों नहीं पूछा नाम, सेम, पता नहीं कल को ये मिलेगा नहीं मिलेगा। तो जब हम किसी के साथ जाने अनजाने में इंटरेक्शन कर रहे हैं, हम उससे उसका नाम पूछने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो शायद हमारे दिमाग में ये है, पता नहीं आगे हमारी लाइफ में ये दोबारा आएगा कभी नहीं आएगा। अगर वो मेरी लाइफ में आगे आएगा, हम उसका नाम नंबर सब सेव कर लेंगे।
यही तो होता है ना। नहीं, हम उससे पहचान बना रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि शायद हमारी लाइफ में ये आगे आएगा या नहीं आएगा, पता नहीं। ठीक है। तो एनोनिमस शब्द हम अपनी लाइफ में देख रहे हैं, जहां पर चीजों को हम एक बार के लिए यूज कर रहे होते हैं, उसके बाद हमें भी नहीं पता वो दोबारा कभी लाइफ में होगी नहीं होगी, तो हम एनोनिमस मैनर में उसका यूज कर लेते हैं। ठीक है। प्रोग्रामिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है। हम कोई भी फंक्शन बनाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं उस फंक्शन को बस एक ही जगह पर यूज किया जा सके, उस फंक्शन को इंपोर्ट करके कोई दूसरे प्रोग्राम से कॉल ना कर ले, उस फंक्शन को उसी प्रोग्राम में कोई दूसरी बार इस्तेमाल ना कर ले। तो कोई भी फंक्शन अगर आप एक बार यूज होने के लिए बनाना चाहते हैं, तो ऐसे फंक्शन का नाम मत रखिए। जब उसका नाम ही नहीं होगा तो कॉल कैसे कर लेगा कोई? क्योंकि फंक्शन को एग्जीक्यूट होने के लिए उसको कॉल करना पड़ता है, और फंक्शन को कॉल करने के लिए हमें उसका नाम लिखना पड़ता है प्रोग्राम में। और अगर मैं फंक्शन का नाम ही ना रखूं तो सर उसे कॉल ही कैसे करेंगे फिर? तो सर ये बताओ, फिर एक बार भी कैसे चलेगा? वो सीखने वाला सिंटैक्स होगा कि एक बार भी कैसे चलेगा फिर वो। लेकिन हाँ, इतना समझ में आना शुरू हो गया कि अगर आप किसी फंक्शन का नाम नहीं रखेंगे तो उसे आप कॉल नहीं कर सकते, पुकार नहीं सकते। अब चाहे आप उसे इंपोर्ट कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, चलेगा तो है ही नहीं वो। तो जब भी मुझे पाइथन में ऐसा फंक्शन बनाना होता है जिसका यूज बस मैं एक ही जगह पर करना चाहता हूं प्रोग्राम में, तो वहां पर लैम्डा हम यूज कर सकते हैं। अगर मैं लैम्डा को पाइथन के लाइफ से हटा दूं तो हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, सारे काम हमारे होते रहेंगे। कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, लैम्डा। अब जब आपसे कहा जाए कि कोड को बनाकर दिखाइए, इसका सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स बताइए, तो सिंटैक्स की बात करते हैं। डेफ कीवर्ड से जो फंक्शन बनता है उसमें डेफ, लैम्डा से जो फंक्शन बनेगा उसमें लैम्डा कीवर्ड। डेफ कीवर्ड से जो फंक्शन बनेगा, स्पेस देकर फंक्शन का नाम बताएंगे। पैरेंथेसिस में फंक्शन के पैरामीटर्स जितने बताने बताएंगे। इंडेंटेड ब्लॉक बनाकर फंक्शन की बॉडी बनाएंगे। फंक्शन के बॉडी में या ब्लॉक में जितने चाहे उतने स्टेटमेंट लिख सकते हैं, और एक रिटर्न स्टेटमेंट आपको लगाना होता है। जब आप रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं तो ऑटोमेटिकली नन रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया जाता है। तो हर फंक्शन रिटर्न स्टेटमेंट होता ही है। आप लगा रहे हैं तो आपका वाला, आप नहीं लगा रहे हैं तो नन रिटर्न हमारा होगा ही होगा। ठीक है। लैम्डा फंक्शन कह रहा है कि मेरा नाम नहीं होता, लेकिन मेरे पैरामीटर्स होते हैं। जैसे नॉर्मल फंक्शन जो डेफ से बनाया जाता है उसके पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे मेरे भी होंगे, लेकिन पैरेंथेसिस में नहीं लिखे जाएंगे, बिना पैरेंथेसिस के लिखे जाएंगे। मेरी बॉडी इनलाइन बनती है, इंडेंटेड ब्लॉक से नहीं बनती। और मेरी बॉडी में सिर्फ एक्सप्रेशन ही लिख सकते हो, एक ही एक्सप्रेशन लिख सकते हो। और ये एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली हमारा रिटर्न भी होगा, आपको कोई रिटर्न स्टेटमेंट लगाने की भी नीड नहीं हो। तो ये सिंटैक्स है हमारा अब तक जो फंक्शन बनाए गए थे वो, और ये सिंटैक्स है हमारा लैम्डा वाला। अब इनका यूज कहाँ होता है लैम्डा फंक्शन का, उसका नाम मैं लिख देता हूं। जनरली यूज्ड विद हाई ऑर्डर फंक्शंस टू पास ए फंक्शन एज आर्ग, मतलब मैंने स्पेसिफिक लिख दिया। अगर आप लैम्डा के 100 प्रोग्राम बनाओगे तो 100 में से 99 प्रोग्राम इसीलिए बनाओगे जो मैंने अभी लिख दिया है। बस इसको आपको समझना है कि मैंने लिखा क्या है। जनरली यूज विद हाई ऑर्डर फंक्शंस। हाई ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं?
जो फंक्शन आर्गुमेंट में ले ये हमें वापस करे, पता है। अब यहाँ पर बड़ा स्पेसिफिक हो गया कि हाई ऑर्डर फंक्शन भी वो जहां पर हम एक फंक्शन को आर्गुमेंट पास करते हैं वहां पर लैम्डा का इस्तेमाल किया जाता है। सर करके दिखाओ, अब करके देख। मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है स्क्वायर, जिसमें एक नम नाम का पैरामीटर है। ये रिटर्न करता है इसका स्क्वायर। आसान है, एक फंक्शन मैंने बना दिया। अब मेरे पास एक लिस्ट है 1 2 3 4। मुझे हर एलिमेंट के लिए स्क्वायर फंक्शन कॉल करना है। मैंने मैप को याद कर लिया, मैप को स्क्वायर फंक्शन दे दिया और अपने लिस्ट दे दी। इसने इस लिस्ट के हर एलिमेंट पर स्क्वायर कर दिया, और जो रिजल्ट था मैंने उसको वापस से लिस्ट में कन्वर्ट करके अपना प्रिंट कर लिया, या जो भी करना था कर लिया कंज्यूम। अब हम क्या चाहते हैं, इस स्क्वायर फंक्शन को कोई और एक्सेस ना कर पाए। ये बस मैं मैप के लिए ही बना रहा था, इसके बाद फिर इसका मुझे कहीं यूज करना नहीं है आगे, है ना। तो अब अगर कोई स्क्वायर फंक्शन का यूज बिना मैप के करेगा तो कर तो लेगा ही, फंक्शन ही तो है, कॉल ही तो करना है, कर लो, मना थोड़ी है। हम नहीं चाहते हैं कि ये ऐसा हो। अगर मैंने इस प्रोग्राम को जिसमें ये डिफाइन किया गया है, मैंने इस प्रोग्राम को कहीं दूसरे प्रोग्राम में इंपोर्ट करा, तो ये फंक्शन इंपोर्ट होकर कॉल किया जा सकता है। मैं नहीं चाहता ऐसा हो। कैसे करेंगे इस काम के लिए? आंसर है लेमडा फंक्शन। कैसे, देखो जरा। ये आपके पास लिस्ट है। अब मैप से आप कह रहे हो कि मैप इस लिस्ट के हर एलिमेंट का स्क्वायर कर दो, तो मन में क्या आ रहा है, स्क्वायर ही तो करना है, ऐसे लिख दो, लो हो गया स्क्वायर। मैप ये कह रहा है कि मैं आपसे एक्सप्रेशन नहीं मांगता, मैं आपसे एक फंक्शन मांगता हूं। मुझे फंक्शन चाहिए। सीधे मुझे लॉजिक प्लस माइनस गुणा भाग करके नहीं दे सकते आप। जो करना है करो, एक फंक्शन के अंदर करो, वो फंक्शन मुझे दे जाओ। अब एक मजबूरी पड़ गई कि जो मुझसे काम करना है वो मुझे पता तो है, एक लाइन का ही है, लेकिन मैप मना कर रहा है ऐसे नहीं, एक फंक्शन में रख कर दो। देखते हैं, चला के हो सकता चल जाए, कुछ नया आ गया हो पाइथन में। तो एरर आ गई कि ये नहीं चाहिए भाई, फंक्शन ही चाहिए हमें। अब हम फंक्शन बनाने को तैयार नहीं है। सॉल्यूशन दिया गया, एक काम करो, ऐसा फंक्शन बना लो जो बस मैप तक ही रहेगा, उसके बाद किसी के काम में नहीं है। बनाओ लेमडा। ताजा ताजा फंक्शन बना के मैप को पास कर रहे हैं। लेमडा के आगे फंक्शन का नाम है ही नहीं। लेमडा कीवर्ड का नाम है जिससे फंक्शन डिफाइन किया जा रहा है, बिना नाम का फंक्शन। पैरामीटर है, सिंगल पैरामीटर नम। पैरामीटर बिना पैरेंथेसिस के लिखा जाता है। कॉलन। क्या काम करवाना है इससे, उस काम का एक्सप्रेशन लिख दो। हमने कहा जो भी नंबर है इसका पावर कर देना है। सर रिटर्न, लैम्डा कह रहा है कि जो आप एक्सप्रेशन लिखते हैं ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट रिटर्न कर दिया जाता है। आपको रिटर्न लगाना ही नहीं है, लगा दिया तो मना कर देगा, सिंटैक्स गलत है, रिटर्न लगाने ही नहीं है। और सर एक से ज्यादा एक्सप्रेशन तो लैम्डा का यूज नहीं करना है फिर। शर्त यही रहेगी, बिना नाम का फंक्शन होगा, एक एक्सप्रेशन के साथ ही बनाना होगा। अगर आपका लॉजिक एक एक्सप्रेशन में नहीं आ सकता, आपको 10 12 लाइन लिखनी पड़ेंगी, तो लैम्डा को भूल जाओ फिर। अपना डेफ कीवर्ड से फंक्शन बनाना, फिर वही पास करना है आप। तो किसी, फिर तो मैं ये कह सकता हूँ किसी एक्सप्रेशन को एज फंक्शन पास करने के लिए लैम्डा यूज किया जाता है। हम एक्सप्रेशन पास कर नहीं सकते थे, मजबूरी थी कि एक फंक्शन पास करना है, तो मैंने क्विकली क्या करा, एक्सप्रेशन को फंक्शन में लिख दिया, काम हो गया मेरा। तो बस इसी पर्पस के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक है। अब अगर आपसे कहा जाए मुझे इस लिस्ट का एलिमेंट का क्यूब निकालना है, कैसे निकालोगे? क्या कर दो यहाँ पर बस,
अब मेरे पास दो लिस्ट हैं, उन लिस्ट के एलिमेंट का सम करना है यूजिंग मैप एंड लैम्डा। आप बताओ कैसे करवाओगे? मैं ढांचा लिख देता हूँ, अंदर की बात कोशिश करो समझने की। ये एक्स कॉमा वाई, तो लिस्ट पास कर रहा हूँ। अब मुझे इन दोनों लिस्ट के पैरेलल एलिमेंट्स का सम करके एक नई लिस्ट में लाना है। तो वो सब मैंने बना लिया है, लिस्ट में ही आएगा। आप मुझे बस कोड बताओ क्या लिखूं यहाँ पर। लेमडा ए कॉमा बी कॉलॉन ए प्लस, हो गया। दो पैरामीटर बनाने पड़ेंगे इस बार लेमडा फंक्शन के। क्यों? क्योंकि दो लिस्ट है हमारी, इसमें एक एलिमेंट आएगा, इसका एक एलिमेंट इसमें आएगा, एक्सप्रेशन से जो रिटर्न होकर आएगा वो मैप को मिल जाएगा। एक और दो तीन, दो और एक तीन, तीन और एक चार, सात, चार और पांच। ठीक है। तो जो लेमडा फंक्शन है वो एनोनिमस फंक्शन कहलाता है, और इसका पर्पस है हमारा किसी हाई ऑर्डर फंक्शन में एज आर्गुमेंट अगर कोई फंक्शन पास करना है तो कर सकते हैं। बताइए क्या पूछना है। इसमें लैम्डा फंक्शन में पैरामीटर दो हो सकते हैं। लेमडा फंक्शन के लैम्डा फंक्शन में जैसे आपने बताया एक्सप्रेशन एक हो सकता है, पैरामीटर मतलब कुछ है लिमिट के पैरामीटर्स एक होंगे, दो होंगे, या कितने हो सकते हैं? लेमडा फंक्शन में आप जितने चाहें उतने पैरामीटर लगा सकते हैं, जीरो से लेकर एन तक। तो लेमडा में जो आप पैरामीटर लगाते हैं, ये जीरो टू एन पैरामीटर हो सकते हैं आपके यहाँ पर। अब ठीक आपकी है। रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर जो आप एक्सप्रेशन लिख रहे हो वो कितने पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप सोच कर लिख रहे हैं। आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर जरूरत ही नहीं है तो मत लिखो कुछ भी। ठीक है सर, ठीक है। चलो, अब फिल्टर के साथ लेमडा यूज कर सकते हैं, हमने कहा फिल्टर के साथ भी लेमडा यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हमने कहा देखो, तो मैंने क्या करा, मान लो यही लिस्ट है, या चलो ये उठा लेते हैं। मुझे इसमें से इवन एलिमेंट फिल्टर करने हैं, इवन एलिमेंट फिल्टर करने हैं। तो कैसे करेंगे? लेमडा का यूज करके क्या हम लिख पाएंगे? हमने कहा देखते हैं, सोचो। इस बार लेमडा फंक्शन में कितने पैरामीटर होना चाहिए? एक ही होना चाहिए, मान लो नम नम से बना दिया। कोई ऐसा एक्सप्रेशन बताओ जो फिल्टर के लिए वापस करे। फिल्टर को क्या चाहिए होता है फंक्शन से? ट्रू फॉल्स। तो लैम्डा कह रहा है कि मेरा एक्सप्रेशन जो भी आप लिख रहे हैं वो रिजल्ट रिटर्न कर देगा अपने आप फिल्टर के लिए। तो आप सोच कर लिख लें जो भी लिखना चाहें यहाँ पर कि वो ट्रू फॉल्स आ जाए। क्या लिखूं यहाँ पर कि वो ट्रू फॉल्स बन जाए और फिल्टर समझ जाए कि एलिमेंट को फिल्टर करना है कि नहीं करना है। देखो मैं लिखूं यहाँ पर नम मॉडुलस टू इक्वल टू जीरो। इसका रिजल्ट क्या आएगा? अगर नम की वैल्यू मान लो टू है तो टू का रिमाइंडर टू से लिया, रिजल्ट जीरो आया। फिर जीरो को कंपेयर करा जीरो से, रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। कंपैरिजन का रिजल्ट तो हमेशा ट्रू फॉल्स ही आता है। तो अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक्सप्रेशन लेमडा फंक्शन में यूज कर रहा हूँ फिल्टर के साथ, तो मुझे ध्यान रखना है कि मैं जो एक्सप्रेशन लिखूं वो किसी कंपैरिजन के अकॉर्डिंग लिखूं, क्योंकि कंपैरिजन से हमेशा क्या वापस आता है? ट्रू फॉल्स आता है।
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, कुछ भी लिख सकते हैं। अब वन के लिए यहां से क्या जनरेट होगा? फॉल्स। फिल्टर को फॉल्स में कोई इंटरेस्ट होता नहीं है। टू के लिए रिटर्न होगा यहां से ट्रू। फिल्टर अभी जो एलिमेंट है जिसके लिए ये ट्रू आया है उसको फिल्टर करके रख लेगा, एंड सो ऑन सो ऑन। ठीक। अब अगर आपका लॉजिक थोड़ा सा लेंदी है, एक सिंगल एक्सप्रेशन में नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे? फिर लेमडा को यूज नहीं करेंगे। आपको फिर नॉर्मल फंक्शन अपना बनाना है। मान लो फन नाम से आपने बना दिया, और इसमें अपना प्रॉपर लॉजिक बना के लिख लो जो भी लिखना है, और फिर लेमडा की जगह पर यही फंक्शन यूज करना है। हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन कोई फायदा उसका नजर नहीं आएगा आपको। लेमडा लेमडा के अंदर से आपने क्या करा? फन को कॉल कर दिया। लेमडा के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सिंगल फंक्शन है, ठीक है, लेकिन ये सिंगल फंक्शन अपने आप में काफी कोड कंटेन कर रहा है, और यहां से जो भी रिटर्न होकर आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर जो भी रिटर्न होकर आया वही लैम्डा रिटर्न कर देगा अपने किसी फंक्शन को जिसमें ये पास किया गया है। तो ऐसे करके अगर कोई आपको ये पूछ ले कि लैम्डा में एक से ज्यादा एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो सीधा आंसर है डायरेक्ट तो नहीं लिख सकते, इनडायरेक्टली ऐसा कर सकते हैं कि एक से ज्यादा एक्सप्रेशन का कोड एक फंक्शन में लिख लेते हैं नेम्ड फंक्शन के अंदर, फिर उस नेम्ड फंक्शन को एज एक्सप्रेशन लैम्डा से कॉल कर सकते हैं। अगर ऐसा करना ही होता तो फिर मैं फायदा क्या लैम्डा बनाकर, सीधा मैं यही फंक्शन यहाँ ना लिख दूं जहां जरूरत पड़ रही है, लैम्डा क्यों बनाऊंगा फिर मैं? बट थिंग इज आप ऐसा कर सकते हैं। अब क्या लैम्डा फंक्शन को किसी वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? लाइक जैसे आप किसी फंक्शन को, मान लीजिए कोई फंक्शन है, ध्यान से समझना। अब इस फंक्शन के अंदर मैं अपनी कहानी लिख रहा हूं, और मुझे यहां से रिटर्न करना पड़ गया एक फंक्शन, तो क्या मैं लैम्डा को रिटर्न करा सकता हूं? हमने कहा करा सकते, क्यों नहीं करा सकते? सोचो, क्या रिटर्न हो जाएगा? हेलो रिटर्न होगा, या एक फंक्शन रिटर्न होगा? ये तो इंटरेस्टिंग लग रहा है, मुझे बनाना पड़ेगा। तो मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन निकल आया है तो सही। मैं लिख दिया, दिस इज शो। रिटर्न लेमडा हेलो। अजीब है क्योंकि पहली बार है। सिंटैक्स के अकॉर्डिंग बताओ सही है गलत है? क्या रिटर्न के आगे एक फंक्शन रिटर्न नहीं हो सकता? हो सकता है। वो फंक्शन हमारा नेम्ड फंक्शन हो सकता है तो उसका नाम लिखेंगे। अगर वो एनोनिमस फंक्शन हुआ तो हम लेमडा बनाकर ऐसे पास कर सकते, रिटर्न कर सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, रिटर्न भी कर सकते हैं। ठीक है, चलो। अब क्या हुआ? मैंने शो फंक्शन को कॉल करा, और जो इससे वापस आया उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया। तो अभी मैं जब इसको रन कराऊंगा तो आउटपुट में क्या आएगा और एक्स में क्या आएगा ये बताओ? आउटपुट में दिखेगा दिस इज शो, एक्स में कौन आएगा? लेमडा फंक्शन आएगा, हेलो आएगा। अच्छा, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो अब एक्स में कौन आएगा? तब भी हेलो आएगा और अब भी हेलो आएगा, ये बात तो गलत है। अब तो हेलो ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, लेकिन जब आप ऐसा लिख देते हो तब ये हेलो इस फंक्शन का रिटर्न है। जो भी आप यहाँ लिखते हो वो लेमडा का एक्सप्रेशन माना जाता है, और वही लेमडा फंक्शन से रिटर्न हो जाता है, लेमडा से रिटर्न हो जाता है। हम रिटर्न के आगे पूरा फंक्शन लिख रहे हैं, यानी कि लैम्डा फंक्शन एज इट इज एक्स में आ जाएगा, और जब कभी आप एक्स को कॉल करेंगे तो एक्स में जो लैम्डा फंक्शन आ गया था वो कॉल हो जाएगा, अब वहां से जो रिटर्न होगा वो हेलो होगा। ये लैम्डा फंक्शन ही तो है, जब इसे कॉल करोगे तभी तो हेलो रिटर्न होगा।
अभी आपको नया नया क्यों लग रहा है? क्योंकि आप लैम्डा फंक्शन को खुद कॉल कर रहे हो। इससे पहले वाले सीन में क्या था, आप लैम्डा फंक्शन बस डिफाइन करते थे। कोई तो कॉल भी कर ही रहा होगा इसको। कौन कर रहा होगा कॉल इसको अपने अंदर से? फिल्टर। यहाँ पे कौन कर रहा होगा? मैप। तो फिल्टर और मैप अपने अंदर इसको किसी पैरामीटर में रिस्टोर करते ही होंगे। इसी तरह से हम किसी फंक्शन से लैम्डा फंक्शन को रिटर्न कराते हैं। चलो, मैंने अभी ऐसे लिख के छोड़ दिया, दिस इज शो एक्स। अब इनकी पहले देख लेते हैं बात सही है गलत है। जो ये कह रहे थे सर एक्स प्रिंट कराओ, हेलो, और पीछे जो आप कह रहे थे कि नहीं लैम्डा फंक्शन आएगा। अगर लैम्डा फंक्शन आया इसके अंदर, तो किसी फंक्शन को जब प्रिंट कराते हैं तो क्या प्रिंट करता है वो? अपना एड्रेस, काइंड ऑफ, है ना। और अगर इसमें हेलो आएगा तो हेलो ही प्रिंट हो जाएगा, लैम्डा फंक्शन आए। अब अगर मैं इसको कॉल करना चाहूं तो एक्स के नाम से कॉल अभी भी कर सकता हूँ। फिर जो रिटर्न होकर आएगा वो क्या आएगा? ये तरीका अच्छा नहीं है, क्योंकि आप अगर लैम्डा फंक्शन को रिटर्न कर रहे हो तो मजबूरी में जहां से वो रिसीव किया जाएगा, जहां पर वो रिसीव किया जाएगा एक वेरिएबल में रिसीव किया जाएगा। अब वो वेरिएबल के थ्रू पूरे प्रोग्राम में कहीं भी यूज हो ही जाएगा। अब तक उसका नाम नहीं था, अब उसका नाम मिल गया उसे। तो अगर ऐसा ही करना था तो लैम्डा ही क्यों बनाया? तो मतलब फिर भी सिंटैक्टिकली करेक्ट है, कॉन्सेप्चुअली हम ऐसा शायद नहीं कर रहे होते हैं कभी। ठीक है, तो ज्यादा बार लैम्डा को हम एज आर्गुमेंट पास करते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि हम लैम्डा को रिटर्न करते हैं, लेकिन पॉसिबल है, सिंटैक्स सही है तो वो रिटर्न भी हो जाएगा। और इसमें एक नई चीज क्या है, इस बार लैम्डा फंक्शन बिना पैरामीटर का है। मैंने कोई पैरामीटर तो बनाया ही नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखना है उसमें कुछ करना ही नहीं है, बस एक सिंपल मैसेज लिखना था मुझे तो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने मैप और फिल्टर के अलावा एक और हाई ऑर्डर फंक्शन है जो पढ़ रखा है बहुत पहले, लगभग एक महीने पहले ही पढ़ा है। लेकिन जिस दिन पढ़ाया गया था उस दिन नहीं बताया गया था कि वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। लेकिन आज आपको दोबारा वो फंक्शन पढ़ाया जा रहा है, और आज जो पढ़ाया जाएगा इसी नजरिए से पढ़ाया जाएगा कि वो एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। सर वो है क्या पहले बताओ, तो हमने कहा चलो देखते हैं क्या है वो। मान लीजिए आपसे कहा जाए कि मेरे पास एक टपल है, एक लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर टपल्स रखी हुई हैं। ठीक है, पहली टपल के अंदर मान लीजिए मैंने लिखा किसी स्टूडेंट का नेम, और यहाँ मैंने लिख दिया उसके मार्क्स आउट ऑफ 10 जो आए थे, मैंने लिख दिया 7। दूसरी टपल में दूसरे स्टूडेंट का नाम है और उसके मार्क्स जो आए थे वो लिख दिए मैंने यहाँ पर 9। तीसरी में एक और इसके मार्क्स आउट ऑफ 10 10 आ गए। और चौथा स्टूडेंट, इसके मार्क्स 6 आए। ऐसा मानकर मैंने कुछ लिखा है। जरूरी नहीं है अंदर जो आप बना रहे हैं वो टपल होनी चाहिए, अंदर लिस्ट भी हो सकती है, मतलब लिस्ट ऑफ लिस्ट हो सकती है। अब मैं क्या चाहता हूं, मैं इस लिस्ट को सॉर्ट करना चाहता हूं। तो मेरे पास सॉर्टेड नाम का फंक्शन है, एक्स पास कर दूंगा। अजीब तो लग रहा है। अब ये बताओ मुझे, सॉर्टेड फंक्शन अगर मैं लिस्ट को ऐसे बनाता, रादर देन दिस, अगर मैं लिस्ट को ऐसे बनाता 4 1 8 10 3, तो बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड फंक्शन इसको कैसे करता? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके मुझे देता 1 3 4 8 10। ये बात हम जानते थे बहुत पहले से। लेकिन इस बार अगर लिस्ट है मेरे पास, लेकिन लिस्ट का जो एलिमेंट है वो अपने आप में टपल है या अपने आप में लिस्ट ही है, तो क्या सॉर्टेड फंक्शन काम करेगा?
करेगा तो असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लगाएगा? तो आंसर आता है कि जब लिस्ट में नेस्टेड लिस्ट होती है या नेस्टेड टपल्स होती हैं, फिर उस लिस्ट को सॉर्ट कराया जाए, तो जो नेस्टेड है उसके फर्स्ट एलिमेंट के अकॉर्डिंग सॉर्ट कर दिया जाता है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? सोनू, मोनू, अजय, विजय। इनके अकॉर्डिंग असेंडिंग ऑर्डर बताओ पहले कौन आएगा? अजय। तो अजय की पूरी टपल आएगी, सिर्फ अजय अकेला नहीं आएगा। ठीक है, दिखाना। अजय, मोनू, सोनू, फिर विजय। और अगर यहां पर मैंने ऐसे कर दिया 50, तो एरर आ जाएगी। सॉर्टेड फंक्शन का रूल आप भूल गए। सॉर्टेड फंक्शन तभी काम करता है जब सारे एलिमेंट कंपेरेबल हों। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग से कंपेयर हो गई, ये इससे कंपेयर, ये इससे। अब स्ट्रिंग को इंटीजर से कंपेयर आप कर ही नहीं सकते। देखते हैं, हो सकता है इग्नोर कर दे। एरर कह रहा है ये नहीं चलेगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप ऐसा कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली नई बात जो आज तक हमें पता ही नहीं थी, आज पता चली है कि लिस्ट को जब हम सॉर्ट कराते हैं तो लिस्ट के अंदर टपल्स हैं या नेस्टेड लिस्ट हैं तो भी सॉर्ट हो जाता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट सॉर्टेड फंक्शन क्या करता है? जो फर्स्ट एलिमेंट है या जीरो इंडेक्स का जो एलिमेंट है, उस जीरो इंडेक्स के एलिमेंट के अकॉर्डिंग हमारी उन टपल्स को सॉर्ट कर देता है, जो कि हमें दिख रहा है। अब सॉर्टेड फंक्शन ये कह रहा है कि अगर आपका मन ये करता है कि नहीं, मैं तो मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में इन टपल्स को सॉर्ट करूंगा, जिसके मार्क्स सबसे कम है सबसे पहले वो टपल दिखाई जाए लिस्ट के अंदर, फिर दूसरी, फिर उससे ऐसे करके मुझे दिखानी है। मार्क्स के असेंडिंग ऑर्डर में करना है, तो कैसे करोगे? अब जो सॉर्टेड फंक्शन है ये एक हाई ऑर्डर फंक्शन है। ये कह रहा है मुझे एज आर्गुमेंट सेकंड आर्गुमेंट मुझे पास करना की नाम का एक आर्गुमेंट होता है, और इस की आर्गुमेंट की वैल्यू एक फंक्शन होती है। तो सॉर्टेड फंक्शन में फर्स्ट आर्गुमेंट तक ही अभी तक हम जानते थे पाइथन में, और फर्स्ट आर्गुमेंट लिस्ट, टपल, सेट कुछ भी हो सकता था। अब हमें सॉर्टेड का सेकंड आर्गुमेंट पढ़ाया जा रहा है, और सेकंड आर्गुमेंट होता है की आर्गुमेंट, और की आर्गुमेंट की वैल्यू एक फंक्शन होती है। ठीक है, अब ये फंक्शन कहां से आएगा, क्या करेगा, हमने का समझते हैं। तो मैंने क्या करा, मैंने अपना एक कोई फंक्शन बनाया और इसका नाम कर दिया, मान लीजिए मैंने मार्क्स सॉर्ट ऐसे करके कर दिया। ये फंक्शन कह रहा है कि मुझे एक टपल मिलेगी, जो ये टपल्स आपने बनाई हैं वो टपल्स मुझे मिलती हैं। अब मुझसे रिटर्न कराओ टपल का वो एलिमेंट जिसके अकॉर्डिंग सॉर्टेड से आप सॉर्ट कराना चाहते हैं। तो टपल का कौन सा एलिमेंट मैं रिटर्न कराऊं? फर्स्ट इंडेक्स का। जीरो इंडेक्स का कराऊंगा तो फिर नाम ही हो जाएगा फर्स्ट इंडेक्स का ही। अब की आर्गुमेंट में क्या पास करना है? वो फंक्शन पास करना है, मार्क्स सॉर्ट। अब सॉर्टेड क्या करेगा? इस फंक्शन को अपने अंदर से कॉल करेगा। ये फंक्शन हमारा जो भी टपल्स हैं इन टपल को पास करेगा इस पैरामीटर में। तो पहली बार ये टपल इसमें आ गई, आपने रिटर्न कर दिया 7, इसको मिल गया 7। फिर सॉर्टेड ने इस फंक्शन को दोबारा कॉल करा, इस बार ये टपल इसमें पास आ गई, और वापस आ गया 9। सॉर्टेड को मिल गया 7 के बाद 9, फिर 10, फिर 6। अब सॉर्टेड क्या करेगा? जो इसे अभी इस फंक्शन ने वापस करा है उनको क्या कर देगा? असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देगा। फिर उसके बाद अगला काम क्या करेगा? उन वैल्यू के हिसाब से इस लिस्ट को सॉर्ट करके आपको दे देगा। दिखाना, ये देखो, मार्क्स के हिसाब से 6, 7, 9, 10।
सोचो अगर मैं यहाँ जीरो कर दूं तो आप अपनी मेहनत कर ही क्यों रहे हो? इतना तो बाई डिफॉल्ट होता ही है। ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूं इस फंक्शन का यूज क्या आगे किसी और जगह पर कर पाओगे? हमने कहा मतलब ही नहीं है, ये तो बहुत स्पेसिफिक हो गया भाई। इस फंक्शन को क्या चाहिए? टपल। जरूरी है जहां भी ये फंक्शन इस्तेमाल होगा वहां टपल ही होगी। तो ये वाला फंक्शन तो मैंने, ये मेरी इंटेंशन है। किस बात की इंटेंशन है? इस लिस्ट को फोकस करके बना रहा हूं, बाकी किसी के लिए मैं बना नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि इस फंक्शन को आप कैसे भी बना सकते थे, लैम्डा का यूज करके बना सकते थे। कोशिश करो कि इक्वल टू एक फंक्शन पास करना है। मेरे पास है ही नहीं फंक्शन, वो पास करो कैसे करवाओगे? लैम्डा, उसके बाद टपल कॉलॉन, रिटर्न करना है टपल का फर्स्ट इंडेक्स का एलिमेंट, ये लो। रिटर्न करना है जीरो इंडेक्स का एलिमेंट, ये लो। आज जाके सॉर्टेड मैक्स आपका जो फंक्शन है पूरा हुआ है। आज से पहले ही अधूरा था। सोचो कितने लोग पाइथन पढ़ते हैं, कितने लोगों का अधूरा रहा होगा अभी तक। उस दिन ये पढ़ाया नहीं जा सकता जिस दिन मैंने आपको सॉर्टेड पहली बार पढ़ाया था पाइथन में। उस दिन मैं ये पढ़ा नहीं सकता था आपको, है ना? तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप सॉर्टेड के अंदर इस तरह के कॉन्सेप्ट को कई बार देखेंगे। ठीक है। चलो, तो अब हमारे पास तीन ऐसे फंक्शन हैं जिनको हम हाई ऑर्डर फंक्शन के नाम से जानते हैं। इवन चार हो गए, मैप फंक्शन, फिल्टर फंक्शन, सॉर्टेड फंक्शन, डेकोरेटर फंक्शन। कोई भी डेकोरेटर फंक्शन एक हाई ऑर्डर फंक्शन होता है। ठीक है। तो अब अगर आपसे कहा जाए, मेरे पास इस बार जो लिस्ट है ये एम्प्लॉय के नाम है और ये एम्प्लॉय की सैलरी है। किसी की सैलरी 12,000 है, किसी की सैलरी 9,000 है, किसी की सैलरी 11,000 है, किसी की सैलरी 6,000 है। उसके बाद ये एम्प्लॉय की आईडी है, 101 पहले वाले एम्प्लॉय की आईडी है, 102 दूसरे एम्प्लॉय की आईडी है, और ये 205 इस वाले एम्प्लॉय की आईडी है, और ये 100 इस वाले एम्प्लॉय की आईडी है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे इस डेटा को सॉर्ट करके दिखाना है, पहला बेस्ड ऑन आईडी, एम्प्लॉय आईडी। दूसरा बेस्ड ऑन सैलरी, लेकिन सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है। जिसकी सैलरी ज्यादा है पहले उसका दिखाना है, जिसकी कम है उसको बाद में दिखाना है, एंड सो ऑन करके। तो शुरू हो जाओ। अब बताओ मुझे लेमडा इसका कैसे लिखूं मैं? ढांचा बना लेता हूं मैं। एक्स ए पास कर दिया की इक्वल टू लेमडा। आगे बताओ। लेमडा का पहले बताओ पैरामीटर क्या है? टपल। लिस्ट में जो एलिमेंट है वही लैम्डा को मिलेगा एज ए पैरामीटर। अगर लिस्ट में लिस्ट होती तो लैम्डा को एज पैरामीटर लिस्ट मिल रही होती। अगर यहाँ पर सेट होता तो इसको सेट मिल रहा होता। यहाँ पर जो भी एलिमेंट होता है वही इसको मिलता है। तो हम वेरिएबल का नाम कुछ भी दे सकते हैं, पैरामीटर का नाम एक्स दे दो, वाई दे दो, जेड दे दो, आई दे दो, लेकिन मीनिंगफुल टपल दे देते हैं जिससे कि रीडेबिलिटी बड़ी रहेगी कि इसमें भी टपल आ रही है हमारी। कॉलोन क्या वापस करूं? तो पहले हम आईडी के हिसाब से सोच रहे हैं। ठीक है। आईडी के असेंडिंग ऑर्डर में आ जाए। आ गया सर। 100, फिर 101, फिर 102, 205, यही चार थे हमारे पास। इस काम को डायरेक्ट सॉर्टेड वाला भी कर सकता है।
तो इसका मतलब दोनों का आउटपुट कैसा आ रहा है, सेम। अगर मुझे अपनी इस तरह की टपल्स लिस्ट में रखकर सॉर्ट करानी है और ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो जिस के अकॉर्डिंग आपको टपल सॉर्ट करानी है उसको पहले एलिमेंट बना दो, सॉर्टेड अपने आप करता रहेगा जो करेगा। तो इसलिए टपल का पहला एलिमेंट जब रखते हो, हम ज्यादा बार वो रखना चाहते हैं कि कभी अगर जरूरत पड़ गई इन टपल्स को सॉर्ट वॉट कराने की, तो पहले एलिमेंट से ही हम सॉर्ट कराना चाहते हैं। ठीक है। तो अगर स्टूडेंट का डेटा स्टोर करना है, तो सबसे पहले आपको सोचना होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के डेटा को अगर कभी किसी ने सॉर्ट कराया, तो किसके बेस पे सॉर्ट कराना चाहेगा वो, मार्क्स के बेस पर। जिसके मार्क्स ज्यादा है पहले वो उस स्टूडेंट का डेटा दिखाओ, रोल नंबर से क्या करना मुझे। तो इसका मतलब सबसे पहले क्या स्टोर करो, उस टेबल में मार्क्स स्टोर करो। यहाँ पर मुझे सबसे पहले सैलरी स्टोर करनी चाहिए थी, कोई नहीं, हमने आईडी स्टोर कर दी, लेकिन क्योंकि हम सीखना चाहते हैं। अब बताओ, सैलरी के डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या लिखूं यहाँ पर टपल में, 2 के डिसेंडिंग ऑर्डर में। हाँ, तो अब 3 आर्गुमेंट होगा इसके अंदर, एक तो लिस्ट, दूसरा की, और तीसरा आर्गुमेंट क्या हो जाएगा इसमें अब, रिवर्स, इक्वल टू। सबसे पहले 12,000 सैलरी वाला आया, फिर 11,000 वाला आया, फिर 9,000 वाला, और फिर 6,000 वाला। चलो, लैम्डा का कॉन्सेप्ट अभी के लिए इतना ही है। बाकी जैसे जैसे आप आगे जाओगे, वैसे वैसे ये आपको और भी मिलता हुआ चला जाएगा कि और कहाँ पर लैम्डा हमारा मिलता है। चलो, अब आगे देखते हैं। प्रिंट फंक्शन को अगर हम देखें, तो प्रिंट फंक्शन में आप अपनी वैल्यू लिखते हैं जिसको प्रिंट करना चाहते हैं, फिर लगाते हैं सेपरेटर, फिर लगाते हैं एंड। प्रिंट के अंदर एक आर्गुमेंट और होता है जिसका नाम है फ्लश, एक आर्गुमेंट और होता है जिसका नाम है फाइल। इन 2 आर्गुमेंट को हमने आज तक टच ही नहीं करा। सर होते भी हमें यही नहीं पता, टच कहाँ से करेंगे। प्रिंट का शिफ्ट टैप करके डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, सेपरेटर मिल गया, एंड मिल गया, इनको मैं अभी पढ़ाऊंगा अभी। पहला वाला जान पहचान का है या नहीं, है। सिंगल एस्ट्रिक प्रीफिक्स के साथ जब आप लिखते हैं तो ये क्या है, पोजिशनल ओनली, आर्बिट्रेरी पोजिशनल ओनली, मतलब जितने चाहे उतने आप प्रिंट में आर्गुमेंट पास कर सकते, जितने चाहे उतने पास कर, लेकिन सारे के सारे कैसे होने चाहिए, पोजीशन ओनली होने चाहिए। और यही तो होता है। सोचो, प्रिंट में आपने लिख दिया 10 20 30, मैं थोड़ी करेगा। आप 10 लिख दो तब भी सही है, मत लिखो तब भी सही है, क्योंकि फर्स्ट आर्गुमेंट क्या है, आर्बिट्रेरी पोजिशनल ओनली। उसके बाद फिर आपके कीवर्ड आर्गुमेंट है, सेपरेटर हो गया, डिफॉल्ट वैल्यू क्या है सेपरेटर की, स्पेस, और एंड की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, स्लैश एन। ये 2 पढ़ने के बाद पहली क्लास का टॉपिक खत्म होगा आज। जो हम पहली क्लास में पढ़ते हैं प्रिंट, उसका टॉपिक आज खत्म होगा, अगर ये दोनों हमने पढ़ लिए तो। ठीक है, पढ़ेंगे ही तो क्या होता है। तो मान लीजिए मेरे पास कोई एक फाइल है, जो मैंने फाइल हैंडलिंग पढ़ाई थी, एफ ड्राइव के अंदर मैं एक फाइल बना देता हूँ। मान लो msg.txt नाम की है, नहीं बनाऊंगा, और इसको राइट मोड में मैंने ओपन कर दिया। ठीक। उसके बाद अब मैंने लिखा है यहाँ पर प्रिंट हेलो। ठीक। बाय डिफॉल्ट प्रिंट कहाँ प्रिंट करेगा, फाइल पर,
या जुपिटर के कंसोल पर। कंसोल मतलब इसके जस्ट बिलो, जुपिटर के कंसोल पर प्रिंट कर देगा। फाइल पे तो नहीं जाएगा ना, फाइल पे तो तब जाएगा जब फाइल डॉट राइट लिखोगे, फाइल को क्लोज करोगे या फ्लश करोगे, तब जाएगा फाइल पर। प्रिंट कह रहा है मुझसे भी आप फाइल पर राइट करवा सकते हो। मुझे बता दो कि ये जो हेलो है, अब मैं बाय डिफॉल्ट इस मैसेज को आपके कंसोल पे प्रिंट कराता हूँ। आइडल है तो आइडल के शेल पे प्रिंट करता हूँ, कमांड प्रॉम्प्ट है तो कमांड प्रॉम्प्ट पे प्रिंट करता हूँ। लेकिन अगर आप मुझसे कहो कि नहीं भाई एक फाइल है उस पर प्रिंट कराओ, तो यहाँ पर आर्गुमेंट दोगे फाइल आर्गुमेंट, और यहाँ उस फाइल को पास करोगे जो आपने भी ओपन करी है। अब कोइंसिडेंसली उसका नाम भी मैंने क्या रखा हुआ है, फाइल रखा हुआ है। आप इसका नाम कुछ भी रख दो, मान लो इसका नाम मैंने F1 कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो F1 नाम की जो फाइल है, जो मैंने फाइल ओपन करी है, इस पर राइट कर दो। अब हमें पता है किसी भी फाइल पर अगर कुछ लिखते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको फ्लश या क्लोज। तो अब प्रिंट कर रहा है, क्लोज तो मैं नहीं कर सकता लेकिन फ्लश कर सकता हूँ, तो यहाँ पे लिख दो फ्लश इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद F1 को क्लोज करना है कर दो, नहीं करना है मत करो। तो अब ये जो हेलो मैसेज है, हम लिख प्रिंट से रहे हैं, लेकिन ये कहाँ पहुंच जाएगा हमारा, फाइल कौन सी वाली जो हमने यहाँ बताई है, यहाँ पर पहुंच जाएगा। देखे हमने कहा यहाँ तो आया नहीं आउटपुट। msg.txt। तो हम प्रिंट फंक्शन का यूज करके भी किसी फाइल पर अगर कुछ राइट करना चाहते हैं तो राइट कर सकते हैं। उसके लिए प्रिंट के हमें दो कीवर्ड आर्गुमेंट और यूज करने पड़ेंगे, एक का नाम है फाइल और एक का नाम है प्लस। अब एक और, जब भी हम कहीं भी कुछ प्रिंट करना चाहते हैं जुपिटर कंसोल पे, आइडल के शेल पर, VS कोड के टर्मिनल पे, तो हम प्रिंट ही लगाते हैं। ऐसा हो सकता है कि बिना प्रिंट के मैं कुछ प्रिंट करा दूं कंसोल पर, बिना प्रिंट लगाए, वो सब जगह चले, सिर्फ जुपिटर पे ही ना चले, आइडल शेल पे भी चले, VS कोड, पाई चार्म, दुनिया के किसी भी पाइथन एडिटर पे वो चले। और प्रिंट नहीं लगाना, लेकिन आपको प्रिंट नहीं लगाना है। कैसे करोगे, तो सिस मॉड्यूल कहता है मेरे पास आओ, मेरे पास दो स्पेशल आउटपुट स्ट्रीम है। आउटपुट स्ट्रीम मतलब दो ऑब्जेक्ट ऐसे हैं या दो ऐसे डेटा टाइप हैं जो आपके कंसोल से कनेक्टेड होते हैं, उनके थ्रू आप राइट कर सकते हैं। कैसे लिखोगे, sys डॉट एस टी डी आउट। तो एस टी डी आउट नाम का एक टाइप होता है sys मॉड्यूल के अंदर, और इसके अंदर राइट मेथड है। यहां से आप जो भी लिखोगे वो कहाँ पहुंचेगा, आउटपुट में पहुंच जाएगा। तो सिस मॉड्यूल के अंदर स्टैंडर्ड आउट नाम का एक टाइप होता है, और उसके अंदर एक मेथड होता है जिसका नाम है राइट। तो उस राइट मेथड के थ्रू भी आप कंसोल पर राइट अपना कर सकते हैं। चलिए 2 क्यों आया, ये बता रहा है कितने करेक्टर राइट हुए, 2 करेक्टर राइट हुए। ठीक है, सोचो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिख दूं हेलो, 5 करेक्टर, क्योंकि 5 राइट हुए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख दूं 20, मना कर देगा, कहेगा मुझसे स्ट्रिंग ही राइट हो सकती है, राइट आर्गुमेंट मस्ट बी स्ट्रिंग नॉट इंटीजर। अब प्रिंट फंक्शन हमने बनाया, हमने कहा नहीं, किसने बनाया, पाइथन ने बनाया। तो आज प्रिंट फंक्शन के दर्शन अगर हम करना चाहें तो कर पाएंगे। प्रिंट फंक्शन अपने अंदर से सिस मॉड्यूल ही यूज करता है, सिस डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट। तो प्रिंट फंक्शन जिसने बनाया उसने इसके अंदर से
बस एक लाइन लिखी हुई है। प्रिंट फंक्शन अपन अंदर सिस मॉड्यूल इंपोर्ट करके स्टैंडर्ड आउटपुट का यूज करते हुए जो भी आप प्रिंट को देते हैं, आपने प्रिंट को कॉल करा, मान लीजिए, इमेजिन करिए आपने प्रिंट से कहा हाय, ये हाय पहुंचा यहाँ पर, है ना। और अंदर से प्रिंट ने क्या करा, सिस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट को ये चीज पास कर दी। आपको लग रहा है कि मैंने जो प्रिंट कराया वो आउटपुट में आ गया, वास्तव में आपने जो प्रिंट कराया था वो गया सिस डॉट एसटीडी आउट के पास, उसने राइट कराया, फिर पहुंचा आपके कंसोल पर। और जितने करेक्टर राइट हुए, मान लो हाय, तो इसको मिला 2, इसने उस 2 को अपने पास ही रख लिया, प्रिंट ने उसको इग्नोर करा दिया ताकि आपको आउटपुट में दिखे ही ना वो। और जब आप प्रिंट लिखते हो और आपने लिखा 10, तो ये 10 पहुंचा प्रिंट के पास। अब प्रिंट को पता चल गया ये स्ट्रिंग नहीं है, तो पहले प्रिंट ने क्या करा, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करा और फिर यहां पास करा, सो डैट राइट इसको यूज कर पाए। अगर ये प्रिंट नहीं बनाया जाता, ये जो प्रिंट फंक्शन है, ये जो हमारा प्रिंट फंक्शन है, अगर ये नहीं बनाया जाता और हम पहले दिन से ही यही पढ़ रहे होते, इंपोर्ट सिस डॉट एसटीडी आउट डॉट राइट, तो ये जावा का जैसा ही होता, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन जैसे वहां चलता है, सेम डिक्टो कॉपी बन जाती जावा जैसी। जावा ने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन का कोई अल्टरनेट दिया ही नहीं, पाइथन ने दे दिया। बिहाइंड द सीन दोनों एक ही है, पाइथन और जावा दोनों एक ही है बिहाइंड द सीन। अगर हम देखें कि प्रिंट फंक्शन पहले दिन नहीं होता तो मुझे इतना लिखना पड़ता और उसके बाद मैं सिर्फ स्ट्रिंग ही राइट कर सकता था, इंटीजर और फ्लोट के लिए मुझे कन्वर्ट करके राइट करना पड़ता। ये सारी कहानी प्रिंट ने बचा ली, प्रिंट करा सारी हेडक मेरी। अब आप मुझे बस इस्तेमाल करो, यानी कि प्रिंट एक रैपर है, जैसा टॉफी का रैपर होता ना, ऊपर अंदर कुछ और है, रैपर कुछ और है, उसी तरह से प्रिंट इज जस्ट अ रैपर। ये अपने अंदर से मेहनत नहीं करता, ये अपने अंदर से सिस मॉड्यूल का स्टैंडर्ड आउटपुट यूज करके चीजों को राइट कर देता है। और एक चीज और, जब हम राइट करते हैं, ध्यान देना, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है। जब हम राइट करते हैं सिस डॉट एस टी डी आउट डॉट राइट, मैं लिखा हाय, फिर लिख दिया मैंने हेलो, डोंट एक्सपेक्ट न्यू लाइन, हाय के बाद हेलो एक साथ आ गया, क्योंकि राइट के पास न्यू लाइन नहीं होती। जब मैं प्रिंट को कॉल करता हूं तो प्रिंट अपनी तरफ से क्या करता है, जब आप राइट करते हैं तो साथ में न्यू लाइन को भी राइट करता है, सो डैट प्रोग्रामर को परेशानी ज्यादा ना पड़े आउटपुट देखने में। ये सारी हेडक किसने लगा रखी है अपने अंदर, प्रिंट फंक्शन ने लगा रखी है। चलो, इसी तरह से एक और है, सिस डॉट एस टी डी एरर डॉट राइट, मैं लिख दिया हाय, क्या आ गया। सर ये क्या है, मैंने कहा आप देखो, जब आप पाइथन के प्रोग्राम में कुछ गलत करते हो, ध्यान से देखो, मैंने पाइथन के प्रोग्राम में कुछ गलत कर दिया, लाइक मैंने लिख दिया 1/0, तो ये ऐसे आ रहा है, पीछे बैकग्राउंड कलर इसका पहचानो, आ रहा है बैकग्राउंड कलर, ठीक है। अगर मैं कोई भी आउटपुट लिखना चाहता हूं जिसका बैकग्राउंड कुछ इस तरह से चाहता हूं, जो एरर जैसा जनरेट हो, तो उसके लिए सिस मॉड्यूल के अंदर स्टैंडर्ड एरर एक टाइप होता है। स्टैंडर्ड एरर से आप जो भी राइट करेंगे वो एरर मानकर आउटपुट में दिखाया जाता है, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, एरर, स्टैंडर्ड एरर। तो अगर आप पाइथन के प्रोग्राम से एरर मैसेज राइट करना चाहते हैं, जो कि आप आज तक नहीं कर सकते थे, क्योंकि एरर मैसेज तो इंटरप्रेटर राइट करता है, देखो एरर मैसेज यही तो आया, तो यहां से लेकर यहां तक किसने राइट करा, इंटरप्रेटर ने, किसका यूज करके, स्टैंडर्ड एरर का यूज करके। सोचो अगर मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूं, मैं लिख दिया हाय, ये आ गया। अब मैं लिखना चाहूँ यहाँ पर हेलो दिस इज एरर, हेलो दिस इज एरर, तो जो भी लिखोगे वो ऐसे आपका लिखकर आ जाएगा। चलो, तो सिस मॉड्यूल इंटरप्रेटर के साथ हम पहले भी सीख चुके हैं और आज थोड़ा सा और हमने अच्छे से समझ लिया।
कि कैसे सिस मॉड्यूल हमारा काम करता है। अब पाइथन में हमारे आगे के चैप्टर कौन कौन से रह गए हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। तो इसके बाद हमारा ऊप्स कॉन्सेप्ट आएगा, उसके बाद मल्टी थ्रेडिंग आएगा, उसके बाद हमारा जी वाई आएगा टी के इंटर से, उसके बाद खत्म। तो हमारे पाइथन में बस अब तीन टॉपिक रह गए, ऊप्स कॉन्सेप्ट, मल्टी थ्रेडिंग और जी वाई। सर कितना टाइम लगेगा ये भी बता दो। मल्टी थ्रेडिंग 2 क्लास, टी के इंटर 2 क्लास, ये वो टॉपिक है जिसका कोई काउंट नहीं है कि कितनी क्लास में आप इसे पढ़ सकते हो। जब जावा में इसको पढ़ाया जाता था तो हम इसको एक एक महीने पढ़ाते थे, ऊप्स कॉन्सेप्ट को जावा के अंदर, है ना। अब पाइथन के साथ जब हम लोग ऊप्स पढ़ाते हैं तो मान के चलो मुश्किल से 5 से 6 क्लास में इसको कंप्लीट कर देना है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि जितना हम जावा में एक महीने पढ़ाते थे ऊप्स, उतना ऊप्स पाइथन में 5 6 दिन में ही हो जाता है। कोई टॉपिक बचता नहीं है और ज्यादा ही पढ़ लेते हैं जावा से। सोचो, एक महीना और 5 से 6 क्लास, टाइमिंग डिफरेंट है। जावा में शुरुआत ऊप से ही होती है, पहला चैप्टर ही ऊप से। और यहाँ पर टाटा बाय बाय कर रहे हैं पाइथन को, तब ऊस पढ़ रहे हैं। और जब मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको फील होगा कि सर वास्तव में पहला चैप्टर यही होना चाहिए था, पाइथन में भी पहला चैप्टर यही होना चाहिए था। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि पाइथन पढ़ने वालों का जो बैकग्राउंड है वो जीरो माना जाता है, कि इससे पहले आपने कभी कोई लैंग्वेज नहीं पढ़ी है। जावा पढ़ने वालों का बैकग्राउंड माना जाता है कि इन्होंने जावा पढ़ने से पहले सी लैंग्वेज जरूर पढ़ी होगी, सी प्लस प्लस जरूर पढ़ी होगी। और अगर कोई कह दे कि मैंने जावा पढ़नी शुरू कर दी और उससे पहले मुझे सी नहीं आती, तो वो अपना पैसा और टाइम दोनों खराब कर रहा है। ना तो वो कभी समझ सकता है कि चल क्या रहा है। क्यों? जावा में कभी भी आपको नहीं पढ़ाते वेरिएबल क्या है, ऑपरेटर क्या है, लूप क्या है, कंडीशन क्या है, डेटा टाइप, कुछ नहीं। मान के चल सब आता है। आप शुरू करो सीधा ऊप्स, फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं पढ़ाते वहां पर। मतलब मान के चलो आज तक मैंने जितनी पाइथन आपको पढ़ाई है ना, जावा में मान के चलते हैं, एज्यूम करो ये सब आता है। अब शुरू करो ऊप्स, वो पहली क्लास है उनकी। तो हमने कितना टाइम लगा दिया, फंक्शन, रिटर्न, आर्गुमेंट, पैरामीटर, ये वो, और फिर लिस्ट, टपल, सेट, इंटीजर, फ्लोट, लूपिंग, कंडीशन। जावा वाले कहते हैं मान के चलो सब आता है, अब शुरू करो ऊप्स, पहली क्लास ये है ना। चलो जब मैं पढ़ाऊंगा आपको तो आपको बहुत चीजें फील होंगी, पुरानी याददाश्त आएंगी, पाइथन की पहली दूसरी क्लास याद आएगी, और आपको लगेगा पहली क्लास में ऊप्स थी वास्तव में, तो हमसे छुपा ली गई थी। फिलहाल अभी हम इसको नहीं शुरू कर रहे हैं। तो 5 से 6 क्लास हमारी ये लगेंगी, उसके बाद 2 क्लासेस हमारी मल्टी थ्रेडिंग में, और 2 क्लास हमारी जीवाई में। लगभग मान के चलो 10 क्लास के आसपास आपका सिलेबस और रह गया है। ठीक है। अब 10 क्लासेस का शेड्यूल एक बार समझ लेते हैं। कल 15 अगस्त है, कल हमारी ऑफ रहेगा। 15 अगस्त को होता है ट्यूसडे। 17 अगस्त को थर्सडे है, तो हमारा ऑफ रहता है, तो क्लास होगी नहीं। 16 तारीख को मैं अवेलेबल हूँ नहीं, तो इस बार 16 को भी क्लास आपकी नहीं होगी, वेडनेसडे। तो इस वीक लगातार 3 क्लास आपकी नहीं है, 15, कल, 16 परसों, और ये फिर आपका 17 तारीख हो गई, डे आफ्टर टुमारो वाली। ठीक है। तो तीनों दिन आपकी क्लास ही हमारी नहीं होंगी। तो नेक्स्ट क्लास आपकी जो होगी वो 18 तारीख को, 18 अगस्त को होगी, फ्राइडे को।
यहां से 10 क्लास गिन लेना अपने। आज के बाद से जो 10 क्लास मैं आपको बता रहा हूँ, तो 18 को एक क्लास हो गई, फिर मंडे को अगली होगी, फिर ट्यूसडे, फिर वेंसडे, फिर फ्राइडे, फिर उसके बाद एक वीक और खत्म हो जाएगी पाइथन। अगर सब कुछ क्लासेस चलती रही, है ना, कोई दिक्कत नहीं आई, तो ऐसे ही हमारा चलता रहेगा। उसके बाद उसके बाद आपका अगला मॉड्यूल शुरू हो जाएगा, जिसका नाम है एसक्यूएल। और ये सबका है, चाहे आपका कोर्स जेंगो है, फुल स्टैक है, चाहे डेटा एनालिटिक्स है, चाहे एआई है, चाहे डेटा साइंस है, सबको पढ़ना है एसक्यूएल। एसक्यूएल लगभग, मान के चलो, इसमें होती हैं 18 से 20 क्लास एसक्यूएल की। ठीक है। एसक्यूएल के बाद फिर आपका आएगा मोंगोडीबी। ये भी सबको पढ़ना होता है, चाहे कोई सा कोर्स लिया आपने, मोंगोडीबी आपके कोर्स का पार्ट है। मोंगोडीबी के अंदर 5 से 6 क्लास होती हैं, इसमें ज्यादा नहीं होती। 5 से 6 क्लास में आपका मोंगोडीबी हो जाता है। उसके बाद बैच स्प्लिट हो जाएगा। जिनका जेंगो है वो अलग बैच में चले जाएंगे, जिनका डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग है, वो दूसरे बैच में चले जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पाइथन तक हमारा एक मॉड्यूल हो गया। उसके बाद एसक्यूएल, मोंगोडीबी, ये मिलाकर एक मॉड्यूल माना जाता है। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2। उसके बाद फिर अलग अलग मॉड्यूल हैं। हर मॉड्यूल का टाइम, डे अलग अलग हो सकते हैं। अभी आपका टाइम 4 से 5:30 चल रहा है, और मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे और फ्राइडे क्लास होती है। जरूरी नहीं है कि जब हम इस मॉड्यूल को कंप्लीट करके दूसरे मॉड्यूल में पहुंचेंगे तो सेम टाइम और सेम शेड्यूल आपका होगा। जो भी होगा आपको पहले बता दिया जाएगा। ठीक है। फिलहाल आज इतने ही रखेंगे, अब मिलेंगे सीधा 18 तारीख को, और इस टॉपिक के साथ मिलेंगे। कोई क्वेश्चन किसी को है पूछना, तो अभी पूछ सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर बहुत दिनों से आप पूछना चाहते थे। मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि आगे का क्या शेड्यूल हमारा चलने वाला है।